आपको खुशामदीद। नाजरीन, पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। ये इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। इस वक्त मुल्क को माशी, सियासी और समाजी चैलेंजेस का सामना है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। बिजली के बिल आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। गुर्बत और बेरोज़गारी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मुल्की कर्जे आसमानों से बातें कर रहे हैं। मईशत डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर है, जबकि IMF का प्लान आवाम से उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन रहा है। इदारे सेहत के हों या फिर तालीम के, सभी ज़वाल का शिकार हैं। इसके अलावा इंसाफ, एहतसाब और तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में नापैद हो चुका है। यह आम मौका है कि हम इन सियासी जमातों से पूछें कि क्या इन मसाइल का हल इन सियासी जमातों के पास है या नहीं। और साथ ही साथ इस ग्रैंड डिबेट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सियासी जमातों के पास अवाम के लिए क्या मंशूर है। ग्रैंड डिबेट में आज हमें ज्वाइन कर लिया है, इस वक्त मेरे बाएं जाने मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। उनको खुश आमदीद कहेंगे। आज मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं शकीला लुकमान साहिबा। और आज के इस ग्रैंड डिबेट में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब एनालिस्ट पैनल मौजूद है और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी मंसूर अली खान साहब को। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सजाद मीर साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने भी हमें टाइम दिया। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मज़हर बरलास साहब। थैंक यू सो मच। आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तब्दीली का नारा लगा, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे। पिछले 3.5 साल की जो गवर्नमेंट आपको मिली, उसमें आपने आवाम के लिए क्या किया? देखिए, मैं समझता हूँ एक प्रोसेस जो था वो शुरू हो चुका था। इस मुल्क में अगर तब्दीली आनी है, खुशहाली आनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आम इंसान है उसको तालीमी मौक़े मिलें और उसकी सेहत जो है उस पर तवज्जो हो। ये बुनियादी अंसर है। देखिए, हमारे यहाँ नज़रिया ये रहा कि बड़ी बड़ी सड़कें बना दो, बड़े बड़े डैम बना दो, मेट्रो बना दो, फलां बना दो। ये चीज़ें हैं जो टोकनिज़म के ज़ुमरे में आती हैं कि आपने एक मुजस्मा खड़ा कर दिया और कहा ये है तरक्की। ये तरक्की नहीं होती। दुनिया की तारीख़ आप देख लें, तरक्की उन्हीं कौमों ने की है जहाँ आम इंसान को तालीम और सेहत हासिल थी। लिहाजा अगर आप देखें तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उनका ज़्यादातर जो तवज्जो का जो हदफ था वो सेहत और तालीम थी। सेहत और तालीम के हवाले से सेहत कार्ड का इजरा एक, मैं समझता हूँ, एक इनकलाबी कदम था। उससे पाकिस्तान के हर शख्स को ये इत्मीनान हुआ कि अगर मुझ पे कोई बीमारी गुजरती है, मेरे ख़ानदान पे, बच्चों पे, तो मुझे सेहत मुयस्सर होगी। इससे इंसान का जो जहन है और जो इंसान की एक तरह से हिम्मत है ज़िंदगी से नबर्द आज़मा होने की, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। इसी तरह तालीम के हवाले से एक काविश थी, वो शुरू की गई। उसमें सिलेबस का मामला हमारे सामने है। स्कूलों के हवाले से बेइंतहा जो ख़र्चा है उसमें इजाफ़ा किया गया। लेकिन ये मुश्किल मामलात हैं। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, 25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल एक मुल्क है। तो बुनियाद रखी जा रही थी जब उस हुकूमत को तहस नहस कर दिया गया। जहाँ तक नौकरियों का और घरों का ताल्लुक है, आप ये देखिए, ये कोविड का ज़माना था। 1.5-2 साल ऐसे आए जिनका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पूरे आलम को, ग्लोब को इस आफत का सामना करना पड़ेगा। उसके बावजूद आप देखें, पाकिस्तान की मईशत जो है उसको तमाम दुनिया ने सराहा और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में कोविड का मुकाबला किया गया, यहाँ अफरा तफरी नहीं होने दी गई, यहाँ खौफ में मुब्तला होकर सनत को बंद नहीं किया गया, उसने बड़ी हद तक बड़ी गुर्बत से हमारी कौम को बचाया। लेकिन बहरहाल एक सानिया था कोविड, उसकी वजह से जो भी कोई प्रोग्राम था हुकूमत का उस तरह आगे नहीं बढ़ सका। 2-2.5 साल का अरसा जो है वो कोविड की नज़र हुआ, इसको आप कभी ना भूलिए। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ बुनियाद जो थी रख दी गई थी, लेकिन उस बुनियाद को मुनहदिम किया गया है। एक दफ़ा फिर हम चल पड़े हैं उस रास्ते पे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाओ। इन प्रोजेक्ट्स को मैं यही कहता हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर टोकनिज़म है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये थी, मैं समझता हूँ, बड़ी काविश जो इन 3-3.5 सालों में हुई। तो सलमान साहब ये बताइए कि इन इंतखाबात में अब आपके पास आवाम को देने के लिए क्या है?
इन इंतखाबात में आपका मंशूर क्या होगा? क्योंकि पहला मंशूर तो हमने देखा, जो वादे दावे किए गए थे उसमें बहुत खातिर खा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन इस मरतबा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो फिर आवाम को देने के लिए आपके पास क्या है? देखिए, अवाम तो फिर जो है मरकज़ रहेगा तवज्जो का। अवाम की सेहत, अवाम के तालीमी जो वसाइल हैं या तालीमी जो अपॉर्चुनिटी है, उसी से रोज़गार पैदा होगी। लेकिन अब एक और बड़ा मामला हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, जो कि पहले भी था, लेकिन अब मैं समझता हूँ जिस तरह से वो हमारे सामने है शायद कौम के सामने पहले नहीं था, कि इस मुल्क में कोई कानून है या नहीं है। देखिए, रूल ऑफ लॉ की बात करना बहुत आसान है। अब हम सब ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, खा वो 90 दिन में इंतखाबात की बात हो आइन के मुताबिक, खा वो आज जो कागजात नामजदगी के दायर किए जाने के हवाले से या तायद कुनिंदा के रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होने के हवाले से हर रोज़ मुझे सड़क पे जंग लड़नी पड़ती है किसी के लिए, जाकर किसी SHO से मुठभेड़ करना पड़ती है। तो ये एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिससे मैं समझता हूँ हम सब पे बयां हो गया है कि इस मुल्क में कानून जो है, आइन जो है, उसकी दस्तरस बहुत ही कमज़ोर है। जब कोई ताले आजमा चाहता है तो ऐसा है कि कानून को वो बंद कर देते हैं। आपको मुझे कोई पकड़ के ले जाए तो हमें साल सुनवाई नहीं होगी, हमारी अदालतें भी बिछ जाती हैं, तमाम निज़ाम बिखर जाते हैं। तो मेरी नज़र में जब तक अब हम बहैसियत कौम किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, क्योंकि आपकी मेरी हर एक की इज्जत, शख्सी आज़ादी जो है जमहूरियत की रूह है, बिल्कुल ये बहुत अहम पॉइंट है। हम अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखेंगे और इस पर राय लेंगे। शकीला साहब, आप बताइए, नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म महज बनने से मुल्क के मसाइल हल हो जाएं? अवाम आपको क्यों वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो यह है कि वो 3 दफ़ा के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं और अल्लाह ने और अवाम ने अगर वोट दिया तो शायद 4थी दफ़ा भी बन जाएंगे। लेकिन यह है कि आप देखिए, उनके पास तजर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने 13 to 17 तक जो हुकूमत की उसमें उन्होंने साबित किया, उन्होंने गवर्न किया, उन्होंने लोगों को आसाइशें दी। जो मुश्किलात थी, आपको याद होगा कि जब 2013 में उनकी हुकूमत आई PMLN की, तो उस वक्त दहशत गर्दी कितनी हो रही थी, हर रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे। उसके बाद अब देखिए लोड शेडिंग कितनी हो रही थी। लोड शेडिंग उन्होंने ख़त्म की, 2 सालों में उन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके दी। फिर आपके सामने बहुत सारे गुनागू मसाइल थे मुल्क के, आपको पता है कराची के कितने मसाइल थे, बिजली के कितने मसाइल थे। फिर आप देखें कि शहबाज शरीफ की, और सबसे बड़ी जो बात मैं करने जा रही हूँ ये थी कि उस वक्त महंगाई जो है उन्होंने 4% पे छोड़ी थी। अब देखिए, आटा, चीनी, दालें, ऑयल, ये सारी चीज़ें इतनी मतलब सस्ती थी। शहबाज शरीफ ने कितने % पे महंगाई छोड़ी, आप ये बताना पसंद करेंगे? जी, शहबाज शरीफ ने कितने % पे महंगाई छोड़ी? जी, मैं डेफिनेटली 12% पे थे इमरान खान साहब उस टाइम पे, अब 28% पे शहबाज शरीफ ने। जी बिल्कुल सही है, आप सही फरमा रही हैं। लेकिन देखें कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो PDM की हुकूमत थी, और जब PDM की हुकूमत थी और उसमें 12-14 जमातों की हुकूमत थी, और जिन हालात में उन्होंने हुकूमत संभाली, आपको पता है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के किनारे पे था। उन्होंने उस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए उसमें टाइम जो है उनके पास गुजर गया। फिर आपको पता है कि मुल्क में फ़्लड आया, और तारीख़ का सबसे बड़ा फ़्लड था जो आया, जिसका उन्होंने उनका मुकाबला किया और लोगों को बेहतर हालात दिए और फ़्लड से उनको निकाला। पूरी दुनिया के साथ जाके बात की कि हमारी हेल्प कीजिए, और उसके साथ, और ये जाते जाते आप देखिए उनकी हुकूमत ख़त्म होने से पहले उन्होंने अपने सारे नेबर कंट्री से बात की कि हमारे साथ हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम डिफ़ॉल्ट से, अगर ना डिफ़ॉल्ट से निकलते तो आज हालात जो है कुछ और इससे भी वर्ष हालात होते। ठीक है जी। रोकड़ी साहब, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एक पार्टी को तो कोविड ने रोक लिया, दूसरी पार्टी को सैलाब ने रोक लिया, आपको किसने रोका? क्योंकि आपकी तो नई जमात है, आपके पास हमारी जो नई जमात, आपके पास मंशूर क्या है, और इन जो आपके बाएं जानिब जो सियासी जमातें हैं और इनमें और आप में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क, हम सारे एक हैं। अब तालियां बजाएं। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा एक रॉ पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो इल्ज़ामात की मार देता है। मैं जब सीट पे हूं, मैंने क्या किया, ये आप मेरे से भी सवाल नहीं करेंगे। 3.5 साल में कौन पंजाब को चलाता रहा, आप मेरे से नहीं पूछेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स क्यों बिकी तुम्हारे टाइम में, आप नहीं पूछेंगे।
आप ये नहीं पूछेंगे कि हर करोड़ के ऊपर 20% कमीशन के नाम पे क्यों वसूल किया जाता है, आप ये नहीं पूछेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें चाहिए मुआशी तरक्की। सर, आपने मंशूर नहीं बताया। मेरी गुजार मंशूर पे आ रहा हूँ ना, मंशूर बता रहा हूँ। हमें चाहिए मुआशी तरक्की। मेरे जैसे बंदों का, हमारे जैसे लोगों का मंशूर क्या है? आप आए आईटी की तरफ, आप आए ग्रीन पाकिस्तान की तरफ, आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, आपके पास पानी है, आप अपनी जमीनों को बचाएं। आप आए मिनरल्स की तरफ, आपके पास वो खजाने हैं जो आपने मिट्टी बना के बेच रहे हैं और दुनिया उनसे फवायद उठा रही है और आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आप आए ऑयल एंड गैस की तरफ, ये वो चीजें हैं जो अगर पैसा आएगा फिर कोई बात होगी। आइडियली आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके पास टीम क्या है? यही है ना, यही बताया, यही मंशूर है, बिल्कुल, ये जो बताया, ठीक ये है। चीज़ है। मंसूर, आपने इन सबके ओपिनियन सुने। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुस्लिम लीग नून से जब भी कारकर्दगी की बात की जाए तो ये 16 माह की हुकूमत को ओन ही नहीं करते उसकी कारकर्दगी को। वो बात करते हैं ना शाहिद खान अब्बासी को करते हैं, 2013 से 2017 की कारकर्दगी को ले आते हैं कि जी हमने ये किया, मोटरवेज बनाई, ये किया। इसकी क्या वजह है? क्या शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर आज़म थे जिसको वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को भी वो ऑन करने को तैयार नहीं है? इसकी वजह ये है कि गजनी जो है ना, फिल्म का नहीं, एक कैफियत का नाम है। बंदा भूल जाता है, बजाते खुद एक बंदा भूल एतराफ़ जाता है। जुर्म है। क्या ये बजाते खुद इनकी तरफ से एतराफ़ जुर्म है? बंदा भूल जाता है कि ये जो है मेरे जिस्म के ऊपर जो है ना एक बदनुमा दाग है, मैं इसको किसी तरह भुला दूं। तो दूसरी बात ये कि मैं आपके जो दीगर पैनलिस्ट हैं मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। एक तो मुझे भी आज खिताब मिल गया कि मैं भी हैंडसम हूँ, तो मैं भी अब टक्कर में आ सकता हूँ। नजर नहीं ठहरी हमें। दूसरी बात ये देखिए, जारी बात है आपके इलेक्शन सीजन चल रहा है, आपके सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं दे विल ऑलवेज टेल यू कि जी हमारी अच्छी चीज़ें क्या थी या हमने क्या किया। ये डिलिबरेटली अपनी बुरी चीज़ों को छुपाएंगे। हम जो जर्नलिस्ट हैं, हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं कि इनकी बुरी चीज़ें क्या क्या थी। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा साहब से चूँकि आपने स्टार्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो बातें कही सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से, हाँ बिल्कुल ये काम हुआ, सेहत कार्ड का काम हुआ। अब एक चीज़ बताना भूल गए, बिलियन ट्री सुनामी, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है जो उनको जाता है जी। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर कुछ बदनुमा दाग भी हैं। उस्मान बुज़दार, ये बदनुमा दाग है आपकी गवर्नमेंट में। सलमान अकरम राजा साहब बीइंग अ लॉयर, मेरा ख्याल में आज जिस फस्तायत की हम बात कर रहे हैं और जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, ये निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ख़राब होना शुरू हो चुका था। लोगों को उठाया जा रहा था, सहाफ़ियों को ऑफेयर किया जा रहा था, लोगों को मजबूर किया जा रहा था जहाज़ में बैठ बैठ के जो है वो बनीगाला पहुंचा जाए। ये हो रहा था सब कुछ जी। तो ये सब कुछ 2018 के इलेक्शंस में भी हमने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक वो बैग है गलतियों का। मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ जाइए। मुस्लिम लीग नून के अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो शरीफ खानदान के डीएनए के अंदर है। अगर वो डीएनए आपके पास है तो आप एक सुपरमैन हैं, और अगर वो डीएनए आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। फिर आप या फिर शाहिद खान अब्बासी हैं या फिर आप मिफ्ताह इस्माइल हैं जो ग्राउंड से बाहर बैठ के सब कुछ देखें। ये मसला है और ये सोच इनकी तब्दील नहीं होनी। आज 2024 में इलेक्शन होने लगा है, आप और मैं बैठ जाएं, 10 साल के बाद आप भी थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी होंगी, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँगा, मैं भी जवान हो चुका हूँगा, आप और जवान हो चुके होंगे और हम फिर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि शरीफ खानदान का अगला बच्चा जो है वज़ीर आज़म के लिए खड़ा हो रहा है। 2044 में भी यही होगा, 2054 के अंदर भी यही होगा, क्योंकि इनकी पार्टी का सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है, कुछ भी हो जाए। वो दूसरी बात ये कि अगर मैं एक जुमला सिर्फ इलेक्शंस के हवाले से कह दूं, ये नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अक्सर थिएटर में फिल्म देखने जाते होंगे, ये कभी भी किसी ऐसे बंदे को नहीं लेके जाते होंगे जिसने फिल्म पहले देखी हो, क्योंकि जारी बात है उसको पता है एंडिंग क्या होनी है। पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के हवाले से भी इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ हलकों के अंदर चंद लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने फिल्म का आखिरी सीन देखा हुआ है और उनको पहले ही पता है इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आना है। अफसोस इस बात का है। और हम जैसे लोग जो हैं बैठ के डिबेट करते रहेंगे, वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, एक स्क्रिप्ट के तहत सबको पहले ही पता है। अब आ जाएँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में रोकड़ी साहब के हवाले से, जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी वो वज़ीर थे, उनको क्यों निकाला। माजरत के साथ उन्होंने पूरी देर बैठ के सीनियर वज़ीर के तौर पे पूरा अपना ओहदा एंजॉय किया। आखिर में जाके जब इमरान खान साहब के खिलाफ हवाएं मुखालिफ चलना शुरू हुई तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से जो है कन्नी कतरा ली। एक बात, अगर बाकी प्रिंसिपल स्टांस लेना था तो पहले ही इस्तीफा दे देते। आप माने या ना माने, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जो बंदा आ रहा है वो दिल से नहीं आ रहा, बल्कि घूसों लातों चपेटों के बदौलत। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, उसके बाद नजर ही नहीं आता कोई। जी मेरा ख्याल में ये
ड्राई क्लीन प्लांट है जो इधर चला जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सज्जाद मीर साहब, सर ये बताइए कि जिस माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है, जिस माहौल में ये इलेक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो मसाइल का हल है और इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है? कतई नहीं, ना मसाइल का हल है ना इस्तेहकाम आ सकता है। बड़ी क्लियर बात, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स, इसमें हम भी शामिल हैं और वो भी शामिल है जिसका नाम लेते हुए हम शर्माते हैं, वो सारे जिम्मेदार हैं इसके। एक बात, ये डीएनए की बात कर रहे थे मंसूर कि मुस्लिम लीग का डीएनए ये है, सभी के डीएनए ये है। उनके डीएनए इमरान से चलता है, इनका डीएनए भुट्टो से चलता है, चाहे उसमें जरदारी शामिल कर दिया जाए। वो बनी गाला है, ये बिलावल हाउस है, ये जाती उमरा है। कोई आम आदमी में तो रहता नहीं है, सारी एलीट है जो हम पे रूल कर रही है। और किसी को भाई आपने बयान दे दिया, मिसाल के तौर पर एक पार्टी यानी बैठी, उसने मंशूर का ऐलान किया है जी, और ये कहा है कि मैं लोगों की तनख्वाही डबल कर दूंगा। बिलावल ने कहा है, उसने ये तो नहीं बताया कि महंगाई डबल होगी कि नहीं होगी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा, तो इस बात का भी इसरार कीजिए कि पाकिस्तान की मईशत ऐसी होगी कि उस डबल में आज की जो सूरत हाल है महंगाई की वही बाकी रहेगी। आप ऐलान कर देते हैं कि मैंने 30,000 मकान बनाने, और 50,000 उन्होंने ऐलान किया था। वो गलत कहते हैं कोविड आ गया है। पहले साल उनका जो कारकर्दगी थी ना, वो माइनस में थी या +1 में आ गई थी इनकी ग्रोथ रेट। उसमें कोई ताल्लुक नहीं था कोविड का, नाअहली का ताल्लुक था। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सारे स्टेक होल्डर जो हैं, हम समेत हम जिम्मेदार हैं। हम कितने बाखबर हैं अपने मामला से, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। हिस्सा ये है कि जो सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो चुकी है, ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो, मुल्क के हालात फौरी तौर पर संभलने वाले नहीं हैं। अगर सारे स्टेक होल्डर मिलकर खुलूस दिल पे इस पे काम करें तो शायद 1-8 साल के अंदर कोई हालात सही डगर पर चल पड़े। लेकिन सज्जाद साहब ये बताइए कि अवाम के पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक ऑप्शन ये है ना कि वो वोट डाल सकती है या वोट नहीं डाल सकती। तो अवाम के पास क्या ऐसा ऑप्शन है जिससे उनके मसाइल हल हो सकें? फिलहाल तो उनके मसाइल हल होते दिखाई नहीं देते। जो पार्टियां मैंने बताई हैं कि देखिए सिंबल है ना जी, उनका बनी गाला, उनका जाती उमरा, उनका बिलावल हाउस। सब्र कीजिए, सारे सबके डीएनए एक हैं। कोई बंदा ऐसा है जो भुट्टो फैमिली से वायलेट करके, भुट्टो फैमिली है जरदारी, अब तो वो दामाद हो गया, कुछ हो गया, भुट्टो फैमिली है ना, कोई उनसे वायलेट करके पीपल्स पार्टी में रह सकता हो, चाहे वो इत्तेजाद हसन हो, चाहे लतीफ़ खोसा हो, चाहे कोई हो, वो रह सकता है। कोई पीटीआई में रह सकता है जो इमरान से बगावत करे। अरे इल्ज़ाम तो हम नवाज शरीफ पर लगा रहे हैं, वो ठीक लगा रहे हैं, मैं भी उस पर शामिल हूँ। मैं तो इसमें शामिल हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ नून क्यों लगाए। ये क्या हुआ कि पार्टियां जो बंदों के नाम पर रजिस्टर्ड हो, ठीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दैट्स ऑल, उसमें जो आता वो आगे आए। मसला ये है कि हमारा सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, हमारे तमाम स्टेक होल्डर जो है, हमने मिलकर इस मुल्क में तबाही का रखा है। अगर हम इसको मिलकर हम बुरी तरह फंस चुके हैं, हमें इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए। जब तक हम एतराफ़ नहीं करेंगे कि इस मुल्क को जो कुछ हुआ है उसका सारी जिम्मेदारी जो है हम पर आयद होती है, हम सब पर, तब तक इस मुल्क की इस्लाह नहीं होती। सज्जाद मीर साहब तो बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। मजहर बल्ला साहब, मायूस नजर नहीं आ रहा जी, मैं रियलिस्ट नजर आ रहा हूँ जी, बिल्कुल सही है। मजहर बल्ला साहब, आप बताइए क्यों हम अपनी माजी की गलतियों से मैं बुझवा लेता अभी। बिल्कुल सर हम बजाते हैं आपके लिए तालियां। मजहर बल्ला साहब, क्यों हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहे हैं? क्यों पॉलिटिकल कल्चर नहीं आ रहा? आज भी आप देखें मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ, आज फिर एक नई पार्टी के साथ हो रहा है, पीटीआई के साथ हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल देख लें, उस्मान डार की वालदा के साथ देख लें, कागजात छीने जा रहे हैं। कब आएगा पॉलिटिकल कल्चर? अच्छा किया शजिया, आपने माजी का किस्सा छेड़ दिया। मैं इन हुकूमतों का ज़रा जायज़ा ले लूँ माजी के हवाले से। मिड 80s तक डॉलर जो था वो 8-10
रुपए का था। जब से ये नाम नहाद जमहूरी पार्टियां आईं, डॉलर को पर लग गए और फिर अब हम रोना रोते हैं डॉलर का। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब 92 में एक एक्ट पास होता है कि जितने मर्जी डॉलर ले जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, तो डॉलर जाना शुरू हो गए। 26 साल ये धंधा चलता रहा। अभी ये दावा किया गया नून लीग की तरफ से कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, खाक ख़त्म की। अभी जो बिजली महंगी है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है, पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से। IPPs को किसने मुसल्लत किया? इन दोनों पार्टियों ने मुसल्लत किया। और ये 16 महीने का नाम नहीं लेते, वो 16 महीने जिन्होंने लोगों की चीखें निकलवा दी। लोग रोटी को तरस रहे थे, मर रहे थे, फाके थे लोगों के घरों में, और उन 16 महीनों का तस्करा नहीं करते। अच्छा किया आपने शुरू में जो कहा 5 साल का हम अहाता करते हैं, चले 3.5 साल उनको दे दिए। 3.5 साल में 2.5 साल तो कोविड रहा, जी दुरुस्त फरमाया राजा साहब ने। और हम नहीं कह रहे, दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। ये पाकिस्तानी तारीफ नहीं कर रही, दुनिया कर रही थी। बिल्कुल, कोई भूखा नहीं मर रहा था उस वक्त। पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलाया। ये बातें करते हैं। 50 साल किसी ने नाम नहीं लिया था डैमों का। ये इमरान खान था जिसने डैम शुरू करवाए। ये था जिसने हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया सेहत के नाम पे। देखिए उसने जो तकरीरें की UN में, मुसलमानों को उस पर फख्र हुआ। अरब दुनिया का हीरो बन गया। यहाँ उसको जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुसलसल हीरो बन रहा है। और यहाँ ये दुरुस्त फरमाया, यहाँ कानून और इंसाफ ना हो, वो मुआशरे कैसे कायम रह सकते हैं? यहाँ एक थानेदार अदलिया से ज्यादा ताकतवर बन गया है। किस तरह हमारे साबिक वजीर खारजा को धक्के दिए गए। ये दावे बहुत, अभी देखिए एक साहब रो रहे हैं, अपने माजी को रोज रोते हैं, मुझे क्यों निकाला? ओ भाई, ये जो मंसूर अली खान ने बात की है ना शरीफ फैमिली की, आप अपने बच्चे मुसल्लत करते हो, इस फैमिली का जायजा तो ले। इसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नामवर वकील नहीं, कोई बैंकर नहीं, कोई ढंग का सहाफ़ी नहीं, कोई शायर नहीं, कोई खतीब नहीं। ये अनपढ़ों की फैमिली हम पर मुसल्लत की हुई है। अब जो यहाँ मुआशरे में सिस्टम है, बहुत कोशिश हो रही है एक आदमी को रोकने के लिए, उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। वो ये जो नौजवान हैं बैठे हुए, इनके दिलों की धड़कन बन चुका है, इनके दिलों को नहीं बदला जा सकता। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें लेनी है यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। ग्रैंड डिबेट में आपको खुश आमदीद कहेंगे दोबारा से। और बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है, और आज की इस ग्रैंड डिबेट की खास बात यही है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस हॉल में मौजूद है, और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही लम्हों बाद नौजवानों के सवालात होंगे और हमारे इन पैनलिस्ट के जवाबात होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मेरा सवाल जो है वो सलमान अकरम राजा साहब से है कि आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि जब 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स से वोट निकाले जाएंगे तो तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज़ दे सकती है? जो मायूसी की बात है ना कि इलेक्शन से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इस मुल्क में हमेशा ये कोशिश की गई कि इलेक्शन को इंजीनियर किया जाए, रोका जाए अवाम की जो असल आवाज़ है उसको आगे आने से। लेकिन अवाम की ताकत और वोट डालने की ताकत इतनी बड़ी ताकत है जिसका अंदाज़ा शायद मनसूबा साजों को नहीं होता। अगर इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को आप लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर निकल आए तो तमाम मंसूबे धरे रह जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 30 साल से मैं इलेक्शन के मामलात की वकालत भी कर रहा हूँ। हर दफ़ा मैंने ये देखा है, हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है कि एक हद तक तो धांधली हो सकती है, लेकिन उससे आगे आवाम की आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। इसलिए हमारी अपील है सबसे कि पिछले इलेक्शन में गालिबन 52% टर्न आउट था, इस दफ़ा 80% टर्न आउट होना चाहिए। अगर ये टर्न आउट 60, 65, 70% से ऊपर चला गया तो तमाम मंसूबे मलगामेट हो जाएंगे और आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी।
इसलिए बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल ये ना समझें कि आपके वोट की कोई वक़्त नहीं है। आप जब वोट डालेंगे और बड़ी तादाद में वोट डालेंगे तो उसका असर यकीनन होगा। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुरीद है, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। 90s में एक डिक्टेटर ने ताकत का सहारा लेकर स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आप तीनों ने हुकूमतें की है, आपकी अभी तक मंशूर में स्टूडेंट यूनियन नहीं है, और आप कहते हैं कि मैं और ये स्टूडेंट ये लोग आपको वोट देते हैं। जो बुनियादी हक़ है स्टूडेंट यूनियन का, वो किधर है? वो आपकी मंशूर में शामिल नहीं है। क्या इस बार आपकी मंशूर में स्टूडेंट यूनियन शामिल होगा या नहीं? इस बार भी आप स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी बनाए ही रहने देंगे? और दूसरा सवाल इस तरफ से मंसूर साहब से कि सब दिख रहा है कि पिछले दफ़ा लाडला कौन था, इस दफ़ा लाडला कौन है, तो जब सब क्लियर है तो फिर आखिर आके बिठाए क्यों नहीं देते कि इलेक्शन विलेक्शन क्यों कर रहे हैं ये सब? जी मैं जवाब इसका देता हूँ चलें, स्टूडेंट आपने यूनियन भी के हवाले से। सवाल। देखिए, स्टूडेंट यूनियन का जो मामला है, बतौर वकील भी मैंने बारहा इसको देखा है, और मैं अर्ज़ करूँ कि दर हकीकत पाबंदी नहीं है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए। कई दफ़ा मेरे पास आए हैं लोग कि जी हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, आप मुकदमा कीजिए, हमारा हक़ हमें दिलाइए। जब हमने बहुत मामलात को देखा, जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो बात के सामने आई कि बैन नहीं है बाज़ाब्ता तौर पर। होता यह है कि बाज़ ताकतें जो हैं वो स्टूडेंट यूनियंस को काम नहीं करने देती। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों से, दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे जारी करवा देते हैं अहकाम कि स्टूडेंट यूनियन इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं बनेगी, जो बनाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। ये ताकत का निज़ाम है, उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तहरीक इंसाफ के मंशूर में स्टूडेंट्स यूनियन का क़याम और उनका फ़ाल होना शामिल होगा। ठीक है मंसूर, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने जो बात की इलेक्शंस के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख अगर उठा के देखी जाए तो पहले इलेक्शंस को फिक्स करना निस्बतन आसान होता था। अब निस्बतन उसको मुश्किल होता जा रहा है, उसकी परसेंटेज जो है मेरी नज़र में कम होती जा रही है। सोशल मीडिया का भी किरदार है, आप लोगों की आगाही भी है, कैमरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तो हर मुसीबत फ़ोन के अंदर जो है वो कैमरा आ गया है, 1 मिनट में आप लोग वीडियो बना लेते हैं, सब कुछ पता लग जाता है, तो मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिक्स करने की भरपूर कोशिश होती है। अलबत्ता ये है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरों के अंदर ये निस्बत कम है। मेरे ख्याल में 10 to 15% के मार्जिन को जो है वो स्विच किया जाता है। रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव देहात के अंदर ये परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि गांव देहात में पोलिंग स्टेशन बहुत खुले होते हैं, वहाँ पे धांधली या झुर्लू जो है वो ज़्यादा फेरा जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इलेक्शन प्रोसेस से निकालें, क्योंकि आपको अलाइव रहना है, आपको स्ट्रगल करते रहना है, जाके अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके वोट से ही है। आपको लगेगा आपका तो एक वोट है, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे एक एक वोट, 10-10 वोटों से जो है ना लोगों की किस्मतें तब्दील होगी, तो वोट ज़रूर डालिएगा जाए। जी, आपका वोट ही फैसला करेगा। जी बलूचिस्तान के लिए स्टूडेंट यूनियन से ज़्यादा पहले है कच्ची कैनाल, आप उसके लिए, पट फीडर कैनाल, आप उसके लिए, आप अपनी एग्रीकल्चर के लिए बोलें। बलूचिस्तान की कॉटन आपकी दुनिया के अंदर नंबर 1 कॉटन है, जिसका मुकाबला नहीं। आप अपने माइंस एंड मिनरल्स के लिए बोलें, जो बलूचिस्तान का फ्यूचर है। बलूचिस्तान के अंदर 3 बेल्ट्स हैं, इवन बलोच 3 बेल्ट्स पे हैं, और आपका संडेक रेकोडेक, आप उसके लिए बोलें। आपकी आप है ही पैसा, सरदारों के तमाम के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तीन जनरेशन से ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आ रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पे आज आके बैठ के इस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसके लिए है ही पैसे की ज़रूरत, जबकि खजाने भरे पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर। पश्तून बेल्ट को ट्रेड की ज़रूरत है, पश्तून बेल्ट के जो फ्रूट्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, उनको दुनिया के अंदर लेके जाने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ के लिए बोले, पैसा होगा तो हर चीज़ ठीक होगी, एजुकेशन भी होगी, मामलात भी ठीक होंगे, और बलूचिस्तान फ्यूचर है पाकिस्तान का। सर, तहरीक इंसाफ के दौर में सुहेल वराइट साहब का एक कॉलम है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और फिर हमने देखा कि वो कंपनी नहीं चली। तो सर अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, और जो मुल्क की हालात हैं, सियासी हालात हैं और जो माशी हालात हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भी पार्टी बरसवेकदार आएगी तो वो कंपनी चल पाएगी या वो भी नहीं चलेगी? ये फैसला भी कंपनी करेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू ग्रैंड डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम अली हसन है, और मेरा क्वेश्चन सर मंसूर से है कि क्या इस टाइम जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्री एंड फेयर है और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा सवाल जो है ये मैडम से है, जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट को इसलिए हटाया गया
क्योंकि 14 पार्टीज़ जो हैं पाकिस्तान की बड़ी 14 पार्टीज़, उन्हें मिलकर ये एहसास हो गया था कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाने के लिए जो है उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। जो इस तरह अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, उस साइड पे सिर्फ इमरान खान था, इस साइड पे 14 पार्टीज़ थी। आप लोगों ने मिलकर कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी बिना पर हम कहें कि हम आप लोगों को वोट देंगे और इमरान खान को वोट नहीं देंगे? जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम सदाम हुसैन है और मैं प्रोफेशनल से एक टीचर भी हूँ। तो सवाल मेरा ये है कि आखिर ये जो 28,626 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, क्या इसके इलेक्शन के बाद ये सारा माहौल क्रिएट करने के बाद ये कितने दिन तक स्टेबिलिटी रहेगी? क्योंकि स्टेबिलिटी ही वो चीज़ है जिसके लिए ये इलेक्शन आपका सवाल किन से है? मंसूर सर से। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन ले लें। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है, मैं साउथ पंजाब से हूँ। किसी ने एजुकेशन की बात नहीं की। डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, अगर वहाँ कोई ऐसा हादसा होता है कि वहाँ पर CT स्कैन या MRI की सहूलत मौजूद हो। साउथ पंजाब के लिए इनके लिए क्या है? इसका हल है साउथ पंजाब का सूबा बनना, जो हम पॉलिटिक्स पे मुनाफकत करते हुए पहले कहते हैं बनाएंगे, जब सीट में आते हैं नहीं बनाते। यही इसका जवाब। पॉलिटिक्स का हम जो मुनाफकत है ये ख़त्म करें और सदरन पंजाब एक सूबा बने जो उसका हक है। बात खत्म है। यही चीज़ जब वो सूबा बनेगा तब आके आपके ऊपर पैसे लगेंगे, तब आके आपका इलाका अपग्रेड। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरफ इमरान खान साहब जो थे मुल्क को लेके जा रहे थे, वो तबाही की डायरेक्शन थी, तबाही की तरफ थी, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि एक जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर भी हमला करके मैं क्योंकि वो जो अदालतों के ऊपर वो पूरा कंट्रोल कर चुके थे, बाकी चीज़ों पे कंट्रोल कर चुके थे। तो इससे बचने के लिए, आपके मुल्क को बचाने के लिए PDM की जमात बनी थी, ताकि उस डिफ़ॉल्ट और दूसरा डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। उनको पता चल चुका था जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसी माइंड्स बिछा के जा रहे थे कि आप बताएं कि गैस की कीमतें जो थी उस वक्त, गैस की कीमतें क्या थी, और उसको 10-12 रुपये जो है कम करके और इससे ख़जाने खाली हो गए थे। अब बताएं तो ये क्या डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन नहीं थी? तो इस डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सारे मुल्क की जमातें जो थी वो इकट्ठी हुई थी उसके खिलाफ। ठीक है, और फिर उन्होंने इस मुल्क को बचाया डिफ़ॉल्ट। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मंसूर अली खान साहब कि इन इलेक्शंस के बाद जो हम स्टेबिलिटी उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क में, वो कितने दिन चलेगी? स्टेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, अगर तो लोग सड़कों पे ना निकले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्य खैरा उसी तरह ही मामला चलते रहेंगे। जो लोग प्लान बनाते हैं, जो लोग सोचते हैं, आप ट्विटर पे ट्वीट्स करते रहें, घर में बैठ के गालियाँ देते रहें, निज़ाम को बुरा भला कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर तो लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकला है, ये डर खौफ की चादर जो है इसको उठा के बाहर फेंक दिया, तो फिर स्टेबिलिटी और मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे, फिर स्टेबिलिटी नहीं रहनी। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हुआ फिर कोई मसला नहीं, फिर ये निज़ाम जो है ना एज इट इज़ ये इसी तरह ही चलता रहेगा। देखिए मैं ना उन्होंने मुझसे सवाल पूछना है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश रहूं। एक ही लहजे, एक ही तरह के लोग, ये कौम का मिजाज है जी। कौम का मिजाज नहीं है। पूरी कौम का एक मिजाज, कोई कौम का मिजाज नहीं है। कौम का मिजाज नहीं है। हम सलमान राजा साहब जो 1 साल पहले आया वो ये मैं जमीयत के किसी इज्तिमा में चला जाऊँ ना, बिल्कुल उल्टा मिजाज हो। बात ये है कि मसला ये नहीं है। सवाल जब मैं सिर्फ ये मॉनिटर कर रहा हूँ कि हमारे सवाल करने वाले क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्या तीर मारा जी? ये ज़बान है नौजवानों को इस्तेमाल करने के लिए। उनको सवाल, असल बात जवाब देना नहीं है, असल बात सवाल करना है। यही गिना जाता है। एक ही तरह के सवाल है, एक ही तरह की बात है, एक ही तरह की गुफ्तगू है, एक ही तरह के हम किए जा रहे हैं, और इसका क्या फायदा? जिस तरह की भी बात करेंगे हम जवाब देने को तैयार हैं। और नहीं, ये बात उस पे कोई नहीं, ये सही बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप अगर 13 मील से आए हैं, मैं अपने बहुत से काम छोड़ के आया हूँ। ठीक है, एग्रीड, मेरे साहब एग्रीड, पॉइंट बहुत से काम छोड़ के आया हूँ, मैं सुन रहा हूँ सारी ये बातें, एग्रीड। और मैं सुन के ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं, ये हमें मुल्क की जो फ्यूचर है उसके बारे में सही असेसमेंट करने की संजीदगी कहते हैं ना जी। अगर लोग निकल आए, भुट्टो के बाद निकले थे लोग, PNA की तहरीक चली थी, हमने हिस्सा लिया उसमें। भाई हम कभी कभी तारीख को मस कर देते हैं। अगर लोग निकल भी आए और उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, कोई कुछ नहीं कह सकता।
किस्सा ये है कि इलेक्शन होंगे और उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, 1-1.5 साल तक आपकी नॉर्मल सूरत हाल होगी। एग्रीड। सीधी बात तो ये है। बिल्कुल, जिन हालात में हो रहे हैं बड़ा अहम नुकता आपने बताइए उठाया कैसे? मजहर बरलास साहब, सर ये बताइए, वो जो उम्मीद की जा रही है कि लोग निकलेंगे बाहर, आपको लगता है कि लोग वाकई निकलेंगे? और जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा? मैं ये मिजाज और शख्सियत की जो बातें यहाँ हुई कि एक शख्सियत के गिर्द हैं लोग, तो भाई शख्सियात मुल्कों की तकदीर बदलती हैं। मौजे तुमको आप कहाँ ले जाएंगे? इमाम खुमैनी को कहाँ ले जाएंगे? मंडेला को कहाँ ले जाएंगे? ऐसे नहीं। और कहाँ शेख मुजीबुर रहमान को ले जाएंगे? ये बातें नहीं हैं। देखिए, पॉपुलर लीडर होता है, शुक्र करे 50 साल के बाद यहाँ कोई पॉपुलर लीडर हुआ है। 50 साल पहले हीरो वर्शिप सर, हीरो वर्शिप, पॉपुलर लीडरशिप नहीं। शेख मुजीब और भुट्टो 50 साल पहले थे, उसके बाद पॉपुलर लीडर नहीं आया। हीरो 50 साल बाद तोड़ दिया दोनों ने। हीरो 50 साल तोड़ दिया दोनों ने। यार क्या कहते हो आप बात कर रहे हो? और अगर पॉपुलर लीडर के गिर्द है, तोड़ दिया मैं सारी बात एक बेहतरीन हीरो हीरो क्रिकेट प्लेयर, हीरो एंड हीरो वर्शिप, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। आपने कहा तोड़ दिया, पॉपुलर लीडर वो तोड़ा किसने? लीडरशिप इज समथिंग एल्स, लीडरशिप इज समथिंग एल्स। 1956 का इसका एहतराम नहीं किया। जब आप आइन तोड़ेंगे, कहां मौजे तक, तो बहुत कहां हमारी कौम और कहां मौजे तक? ही इज अ पॉपुलर हीरो एंड हीरो वर्शिप। थॉमस कार्लाइल की किताब है, उसको थोड़ा सा पढ़ें। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ग्रैंड डिबेट में आज के प्रोग्राम में फिल वक्त के लिए इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे सेम गेस्ट पैनल के साथ, सेम ऑडियंस के साथ, और कल भी आपके सख्त सवालात होंगे, हमारे पैनलिस्ट के जवाबात होंगे सियासी जमातों से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 के होने वाले इंतखाबात में उनका मंशूर क्या है और आवाम को देने के लिए उनके पास क्या है।